नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक देश, एक राष्ट्र आखिर बनता कैसे है। हम भारतीय संविधान के उन 3 सबसे शुरुआती और सबसे जरूरी स्तंभों को जानेंगे जो भारत की नींव रखते हैं, यानी उसका क्षेत्र, उसके नागरिक और उनके अधिकार। अच्छा सोचिए जरा, किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं? वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा तो नहीं हो सकता, है ना? असल में उसे एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। आप कह सकते हैं नियमों का एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ये बताए कि ये देश है क्या, यहाँ का नागरिक कौन है और उस नागरिक को क्या हक मिलेंगे। और जानते हैं, भारत का संविधान बिल्कुल यही करता है। इसके जो शुरुआती हिस्से हैं ना, वो इसी ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं। एक एक करके इन 3 मूल तत्वों से राष्ट्र को बनाते हैं। सबसे पहले जमीन, फिर उस पर रहने वाले लोग और फिर उन लोगों से किया गया एक मजबूत वादा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, यानी नक्शा बनाना। देखिए, सबसे पहले तो संविधान को ये तय करना था कि भारत की सीमाएं क्या हैं, इसका क्षेत्र कितना बड़ा है। संविधान की पहली ही लाइन में लिखा है, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब ये सुनने में तो एक साधारण सी बात लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि भारत राज्यों के बीच कोई समझौता या डील नहीं है कि जब चाहा अलग हो गए। नहीं, ये एक अटूट इकाई है, एक ऐसा संघ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने भारत के नक्शे को कोई पत्थर की लकीर नहीं बनाया। उन्होंने संसद को ये कमाल की शक्ति दी कि वो जरूरत के हिसाब से नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया कम या ज्यादा कर सकती है, यहाँ तक कि राज्यों की सीमाएं और नाम भी बदल सकती है। मतलब ये एक तरह का जीता जागता नक्शा है। तो ठीक है, पहला स्तंभ तैयार है, देश का नक्शा तय हो गया। अब आता है दूसरा स्तंभ, नागरिक को परिभाषित करना। भाई, जब जमीन तय हो गई तो अगला सवाल तो यही होगा ना कि जमीन पर रहने वाले नागरिक कौन है। और ये सवाल खासकर 1950 में बहुत ही पेचीदा था। सोचिए, देश का बंटवारा अभी हुआ था, तो संविधान के लिए ये साफ करना बेहद जरूरी था कि उस खास पल में जब संविधान लागू हो रहा है, तब भारत का नागरिक किसे माना जाएगा। तो इस मुश्किल सवाल को सुलझाने के लिए संविधान ने बहुत ही साफ नियम बनाए। आर्टिकल 5 ने कहा कि जो लोग भारत में ही रह रहे थे, जिनका ये स्थायी घर था, वो नागरिक हैं। वहीं आर्टिकल 6 और 7 ने बंटवारे की उस कड़वी सच्चाई का सामना किया। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे या जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, उनकी नागरिकता के लिए बहुत ही खास नियम बनाए गए। और संविधान ने एक बात और बिल्कुल साफ कर दी, भारत की नागरिकता को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात है। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूर की सोचते थे। उन्हें पता था कि वक्त के साथ नागरिकता के नियमों को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 11 के जरिए ये शक्ति संसद को दे दी, ताकि आने वाले समय में नए कानून बनाए जा सकें। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ, समानता का वादा। जब जमीन तय हो गई, नागरिक तय हो गए, तो अब संविधान अपना सबसे बड़ा और सबसे मजबूत वादा करता है, और वो है हर नागरिक को दिए जाने वाले मौलिक अधिकार। संविधान बनाने वालों के लिए ये अधिकार कोई मामूली चीज नहीं थे। ये तो राज्य की तरफ से हर एक नागरिक को दी गई एक ऐसी गारंटी थी जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। ये संविधान की आत्मा थे। इन वादों में जो सबसे पहला वादा है, वो है समानता का अधिकार। बहुत शक्तिशाली वादा है ये। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक संविधान ये पक्का करता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी के भी साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और तो और, समाज में सदियों से चली आ रही छुआछूत जैसी कुरीतियों और बड़ी बड़ी उपाधियों को भी खत्म कर दिया गया। खास तौर पर आर्टिकल 17, ये कोई सलाह या सुझाव नहीं है, ये एक संवैधानिक आदेश है, एक कमांड है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को उसके हर रूप में जड़ से खत्म किया जाता है। तो ये है हमारे राष्ट्र का वो मूलभूत खाका, वो फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट। चलिए एक बार जल्दी से इसे फिर से देखते हैं कि हमने क्या समझा। ये तीनों स्तंभ एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में भारतीय राज्य की नींव रखते हैं। देखिए कैसे। पहले देश का क्षेत्र तय किया गया, फिर उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को पहचाना गया, और आखिर में उन सभी नागरिकों को समानता का एक बुनियादी अधिकार दिया गया, एक के बाद एक, बिल्कुल सही क्रम में।
तो ये है वो नींव, वो ब्लूप्रिंट जिस पर हमारा देश खड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक राष्ट्र इस नींव पर एक मजबूत इमारत बनाता कैसे है, क्योंकि ये नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो सीधे तौर पर हम सबसे जुड़ा है, हमारे मौलिक अधिकार। तो ये सिर्फ कानून की बातें नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की गारंटी है। तो चलिए आज इन्हें जरा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो कभी सोचा है कि हमारा संविधान असल में हमें कौन कौन सी शक्तियां देता है? ये तो कोई किताबी बातें नहीं है, नहीं, ये तो हर एक नागरिक के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल, एक औजार है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या चीज़? समझिए कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, उसका दिल है। ये वो गारंटीज हैं जो सरकार तक को हमारी आज़ादी, हमारी बराबरी और हमारे साथ होने वाले न्याय को छीनने से रोकती हैं, और ये पक्का करती हैं कि हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे ज़रूरी अधिकार से, और वो है स्वतंत्रता का अधिकार। समझिए ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर हर भारतीय की पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत आज़ादी टिकी हुई है। यही वो चीज़ है जो हमें बोलने की, अपनी मर्जी से जीने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की ताकत देती है। अब इस एक अधिकार के अंदर ना कई बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शंस दी गई हैं। जैसे आर्टिकल 19 है जो हमें बोलने की आज़ादी देता है। फिर आता है आर्टिकल 21 जो जीवन और पर्सनल लिबर्टी की गारंटी है। और ज़रा सोचिए, इसी आर्टिकल 21 को और बढ़ा करके आर्टिकल 21A जोड़ा गया, और इसने क्या किया? इसने हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया। तो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक सुरक्षा कवच जैसा है। हाँ, तो आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो मन में आए वो कह दिया। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये तो हमारे लोकतंत्र की धड़कन है, उसकी हार्ट बीट है। यही तो वो शक्ति है जो हमें सवाल पूछने का हक देती है, अपने विचार सामने रखने का हक देती है, और सबसे जरूरी, सरकार को जवाबदेह बनाने की शक्ति देती है। और ये एक बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वो सांस लेता है, वो ग्रो करता है। देखिए ना, पहले था आर्टिकल 21 जिसने हमें दिया जीवन का अधिकार। फिर बिल्कुल एक पेड़ की तरह इसी अधिकार की जड़ों से एक नई शाख निकली, आर्टिकल 21A, और इसने हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। मतलब एक बुनियादी अधिकार से ही एक और अधिकार ने जन्म लिया। कितना खूबसूरत है ये। चलिए अब एक ऐसे अधिकार की तरफ बढ़ते हैं जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसके तहत ना दो बहुत ही जरूरी प्रोटेक्शंस हैं। पहला आर्टिकल 23 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती की मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है, और दूसरा है आर्टिकल 24 जो बच्चों को खतरनाक कारखानों वगैरह में काम करने से बचाता है। ये दोनों ही प्रोविजंस हर इंसान की डिग्निटी, उसकी गरिमा की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो ये जो शब्द है बलात्श्रम, इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है इसका, किसी भी तरह की जबरदस्ती वाली मजदूरी। मतलब जब किसी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ काम करवाया जाए। ये संविधान की तरफ से एक बिल्कुल सीधी और साफ गारंटी है हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए। अच्छा, अब जो अगला अधिकार है वो समझिए कि भारत की जो खूबसूरत डाइवर्सिटी है, उसका जो ताना बाना है, उसका एक बहुत मजबूत धागा है, और वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार ये पक्का करता है कि हर इंसान को अपनी पसंद का धर्म मानने या ना मानने की पूरी आज़ादी हो। तो ये अधिकार हमें क्या क्या करने की आज़ादी देता है? अपने धर्म को मानने की, उसका प्रचार करने की, और अपने जो भी धार्मिक मामले हैं उन्हें मैनेज करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। और इतना ही नहीं, ये भी पक्का करता है कि किसी भी इंसान को किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये पर्सनल बिलीफ के लिए एक बहुत गहरी प्रोटेक्शन है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे अधिकार की जो भारत के अनगिनत रंगों, उसकी भाषाओं, उसकी संस्कृतियों का सिर्फ जश्न ही नहीं मनाता, बल्कि उन्हें बचाता भी है। ये है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें जो आर्टिकल 29 और 30 हैं, वो खास तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को यानी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी यूनिक भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने और उसे प्रमोट करने की ताकत देते हैं। और तो और वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं और चला सकते हैं। अच्छा, अब हमारे इन अधिकारों की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या किसी को पता है कि पहले एक और भी मौलिक अधिकार हुआ करता था?
जी हाँ, ये था आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। लेकिन अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसे संविधान से निरसित कर दिया गया, सीधा सीधा कहें तो हटा दिया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। तो ये निरसन या रिपील, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी कानून को खत्म कर देना, उसे हटा देना। तो संपत्ति का अधिकार अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस अधिकार का हनन होता है तो कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन ये आज भी एक लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार जरूर है, और ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिससे समझना जरूरी है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमें मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी, कमजोरों के लिए सुरक्षा, अपने विश्वास को मानने की आजादी और हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको बचाने का अधिकार। ये सारी चीजें मिलकर हम सबको, हर भारतीय नागरिक को बहुत शक्तिशाली बनाती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं हैं। ये तो हमारे संविधान का हर एक नागरिक से किया गया एक वादा है, एक प्रॉमिस है। तो असली सवाल ये नहीं है कि अधिकार क्या हैं, असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर इन वादों को जिंदा कैसे रखें, इनकी रक्षा कैसे करें, क्योंकि ये हम सभी की जिम्मेदारी। नमस्कार। जब हम भारत के संविधान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं। एक तो है ढाल जो हम नागरिकों की रक्षा करती है, और दूसरा है एक रोड मैप जो देश को दिखाता है कि आगे किस रास्ते पर चलना है, एक बेहतर भविष्य की तरफ। तो चलिए आज इन्हीं दोनों पहलुओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये संविधान ये हमें असल में कौन सी शक्ति देता है? क्या सिर्फ ये बताकर कि हमारे अधिकार क्या हैं? नहीं, बात उससे आगे की है। ये सिर्फ अधिकार देता नहीं, बल्कि ये वो तरीका भी बताता है जिससे उन अधिकारों को हकीकत बनाया जा सके, उन्हें लागू करवाया जा सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस ढाल की, हमारी शील्ड की, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों की शक्ति। ये वो पावर है जो हमारे अधिकारों को, आप कह सकते हैं कि सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से कहीं कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। संवैधानिक उपचार, इसका मतलब यह है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सोचिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट, ये खुद में एक अधिकार है, अपने बाकी अधिकारों को मांगने का अधिकार। एक तरह की गारंटी है जिसके बिना बाकी सारे अधिकार सच कहूं तो अधूरे हैं। और इस पूरी ढाल का जो दिल है ना, वो है आर्टिकल 32। खुद डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अब सवाल है क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि देखिए, यही वो आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को असली ताकत देता है। अगर ये ना हो तो हमारे सारे अधिकार बस खोखले वादे बनकर रह जाएंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ये ढाल बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसके इस्तेमाल के भी कुछ नियम हैं, कुछ सीमाएं हैं। जैसे आर्टिकल 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए इन अधिकारों में कुछ बदलाव कर सके, और आर्टिकल 34 कहता है कि अगर कहीं मार्शल लॉ लगा हो तो उस दौरान इन अधिकारों पर कुछ पाबंदियां भी लग सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ढाल की बात जो हमें प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं रोड मैप की। ये हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। अब ये क्या है? ये बेसिकली वो सिद्धांत हैं जो हमारे देश को एक दिशा दिखाते हैं कि हमें जाना कहाँ है, आगे कैसे बढ़ना है। तो फिर इन दोनों में, ढाल और रोड मैप में फर्क क्या हुआ? देखिए, हमारी ढाल यानी जो संवैधानिक उपचार हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल हैं, मतलब आप उन्हें लेकर कोर्ट जा सकते हैं और वो किसी एक व्यक्ति के अधिकारों की तुरंत रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ है हमारा रोड मैप यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार के लिए एक तरह से नैतिक निर्देश हैं, एक गाइडलाइन। इनका मकसद समाज का भला करना है और ये लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है। इन्हें सरकार की नैतिक अंतरात्मा या मॉरल कॉन्शियंस कहा जाता है। आर्टिकल 37 साफ साफ कहता है कि देश चलाने के लिए ये सिद्धांत मौलिक हैं, फंडामेंटल हैं, और कानून बनाते वक्त सरकार का ये कर्तव्य है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे। तो चलिए इस रोड मैप पर थोड़ा और आगे चलते हैं
और इसकी मंजिलों को और करीब से देखते हैं। ये असल में एक बेहतर समाज का सपना है, एक विजन है, जिसे समझने के लिए कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। इस रोड मैप की जो पहली और सबसे बड़ी मंजिल है, वो है सामाजिक और आर्थिक न्याय। मतलब एक ऐसा समाज बनाना जहां हर किसी के साथ बराबरी का बर्ताव हो और हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तो इस रास्ते पर हमें कई महत्वपूर्ण साइन पोस्ट मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 39A कहता है कि सबको समान न्याय और मुफ्त कानूनी मदद मिलनी चाहिए। और पता है, इसी से प्रेरणा लेकर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बनाया गया। या फिर आर्टिकल 41 और 43 को देखिए, जो काम के अधिकार और मजदूरों के लिए एक लिविंग वेज की बात करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज हम MGNREGA जैसी योजनाओं में देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी मंजिल पर। यह है समुदाय और शासन के बारे में। इसमें वो सिद्धांत हैं जो मजबूत कम्युनिटी बनाने और एक निष्पक्ष फेयर गवर्नेंस सिस्टम बनाने पर जोर देते हैं। और यहाँ हम असल में देखते हैं कि ये रोडमैप कैसे एक मजबूत देश की नींव रखता है। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने की बात करता है, और सालों बाद इसी सिद्धांत को हकीकत में बदलने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। है ना कमाल? इसी तरह आर्टिकल 50 जो कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना है। ये तो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी पिलर है। और फिर हम पहुंचते हैं हमारी तीसरी और आखिरी मंजिल पर, जो है राष्ट्रीय कल्याण या नेशनल वेलबींग। इसमें राज्य की उन ड्यूटीज के बारे में बताया गया है जो पूरे देश के स्वास्थ्य, पर्यावरण और विरासत से जुड़ी हैं। ये एक तरह से एक स्वस्थ राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट है। आर्टिकल 47 कहता है कि न्यूट्रिशन लेवल और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना है। आर्टिकल 48A पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ की रक्षा की बात करता है। और आप देखिए, इसी के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कितने जरूरी कानून बने। और आर्टिकल 51 तो भारत की विदेश नीति का आधार है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। हमारे संविधान में 15 प्लस ऐसे प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये अपने आप में ही दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों की सोच कितनी बड़ी, कितनी दूर तक जाने वाली और कितनी महत्वाकांक्षी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें इन दोनों की, मतलब ढाल और रोडमैप दोनों के एक साथ जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। जो ढाल है वो आज अभी हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, वो हमें फौरन सुरक्षा देती है। और जो रोड मैप है वो हमें एक बेहतर कल की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाता है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। मतलब एक हमारा कानूनी अधिकार है तो दूसरा सरकार का नैतिक कर्तव्य। एक हमें कानूनी ताकत देता है तो दूसरा सरकार को हमेशा बेहतर करने के लिए पुश करता रहता है, प्रेरित करता है। और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए इन दोनों का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। क्या ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सिर्फ कुछ निर्देश हैं, या फिर ये एक वादा है, एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण और एक समृद्ध भारत का वादा, जिसे पूरा करना शायद हम सब की। भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, है ना? सोचिए, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। वो मशीन जो 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र को चलाती है। तो आज हम इसी मशीन के पुर्जे खोलकर देखेंगे कि आखिर ये काम करती कैसे है। तो असली सवाल यही है कि सत्ता का ये पूरा ढांचा कागज पर कैसा दिखता है। मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए भारत की शासन व्यवस्था के इस नक्शे को जरा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, हम अपनी पड़ताल शुरू करेंगे संघ के ओवरऑल डिजाइन से, फिर हम राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियों को देखेंगे और उसके बाद सरकार के असली इंजन रूम में चलेंगे, यानी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को समझेंगे। इसके बाद हम संसद के दोनों सदनों की भूमिका पर नजर डालेंगे और अंत में ये जानेंगे कि छोटा सा विचार कानून का रूप कैसे लेता है। तो चलिए हमारी यात्रा शुरू होती है संविधान के भाग 5 से। इसको आप एक तरह से केंद्र सरकार का यूजर मैनुअल समझ सकते हैं, जो ये बताता है कि दिल्ली में सत्ता कैसे काम करेगी, किसका क्या काम है और किसके पास कितनी शक्ति होगी। और कमाल की बात यह है कि बस ये लगभग 100 आर्टिकल्स ही हैं जो केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी को डिफाइन करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर संसद में होने वाली बहस तक और देश के सबसे बड़े ऑडिटर के कामों तक, सब कुछ इन्हीं आर्टिकल्स के दायरे में आता है।
ये हमारे लोकतंत्र का समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हर सरकार में एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जो फैसले लेती है, उन्हें लागू करती है। तो भारत में इस ब्रांच के टॉप पर कौन है? चलिए देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति की भूमिका को समझते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ है राष्ट्रपति जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, मतलब देश का एक सिंबॉलिक चेहरा, लेकिन सरकार का असली स्टीयरिंग व्हील तो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, जिनके पास असल कार्यकारी शक्तियां होती हैं। कह सकते हैं कि एक जहाज का कप्तान है तो दूसरा उसका इंजन। हाँ, ये बात सही है कि राष्ट्रपति की भूमिका ज्यादातर सेरेमोनियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास शक्तियां नहीं हैं। संविधान उन्हें कुछ बहुत जरूरी शक्तियां देता है, जैसे आर्टिकल 53 को ही ले लीजिए। टेक्निकली संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने तक ये शक्तियां इस पद की गरिमा और इसके महत्व को दिखाती हैं। अब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना यानी महाभियोग या इम्पीचमेंट, इसे जानबूझकर बहुत ही मुश्किल बनाया गया है। और ऐसा क्यों? ताकि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक वजह से आसानी से न हटाया जा सके। ये हमारे लोकतंत्र को स्थिरता देने वाला एक बहुत जरूरी सेफ्टी वॉल्व है। अच्छा, तो अगर राष्ट्रपति सरकार का चेहरा है, तो अब हम चलते हैं उसके असली इंजन रूम में। ये वो जगह है जहां देश को चलाने के लिए रोज के फैसले लिए जाते हैं। और इस पूरी मशीनरी के सेंटर में कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। देखिए, आर्टिकल 74 का सार यही है। राष्ट्रपति अकेले काम नहीं करते, उन्हें प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही काम करना होता है। और सबसे जरूरी बात, ये सलाह बाध्यकारी है, मतलब इसे मानना ही होगा। यही चीज भारत को एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाती है। और ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है, एक जवाबदेही का सिस्टम है। प्रधानमंत्री का ये फर्ज है कि वो राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी दे। इससे ये पक्का होता है कि राष्ट्र के प्रमुख को किसी भी चीज से अनजान नहीं रखा जाता। ठीक है, तो सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन इन नीतियों को कानून की शक्ल कौन देता है? इसके लिए हमें भारतीय लोकतंत्र के दिल में चलना होगा, यानी भारत की संसद, जहां असल में जनता की आवाज गूंजती है। तो भारत की संसद में 2 घर हैं, 2 सदन, और दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग-अलग है। एक तरफ है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहते हैं क्योंकि ये सीधे जनता को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद, जो ये देखती है कि राज्यों की आवाज भी सुनी जाए। ये जो डबल चेक सिस्टम है ना, ये जल्दबाजी में कानून बनने से रोकता है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प संवैधानिक व्यवस्था है। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हुए भी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन का सीधा सा मतलब है कि एक पद पर होने की वजह से दूसरा पद अपने आप मिल जाना। ये व्यवस्था सरकार के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग्स के बीच एक पुल की तरह काम करती है। तो ठीक है, हमारे पास राष्ट्रपति हैं, मंत्रिमंडल है और 2 सदनों वाली संसद भी है। अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर एक आइडिया को कानून में कैसे बदलते हैं। चलिए इस पूरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की जर्नी को समझते हैं। देखिए, किसी भी कानून का जन्म एक बिल के रूप में होता है। इसे पहले किसी एक सदन में पेश किया जाता है, जहां इस पर जमकर बहस होती है। अगर वहां से ये पास हो जाता है तो फिर इसे दूसरे सदन की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और अगर वहां से भी हरी झंडी मिल गई तब जाकर ये फाइनल अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। वाकई एक लंबी और बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। लेकिन जब बात पैसे की आती है ना, तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। जो भी बिल पैसे रुपए से जुड़े होते हैं, यानी मनी बिल, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं। और ऐसा क्यों? लॉजिक सीधा है। लोकसभा सीधे जनता चुनती है, और लोकतंत्र में देश के खजाने पर पहला हक जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का ही होता है। और हाँ, ये मत भूलिएगा, संसद के दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद भी कोई बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत ना हो जाएं। ये आखिरी मंजूरी ही उस पूरी लंबी प्रक्रिया पर एक संवैधानिक मोहर लगाती है और एक बिल को एक्ट का दर्जा देती है। तो ये है हमारे भारतीय संघ की पूरी बनावट, उसकी वास्तुकला, एक ऐसा सिस्टम जिसे स्थिरता, सोच विचार और बहस के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या स्थिरता और सावधानी के लिए डिजाइन की गई ये मशीन
कभी कभी हमारी तरक्की की रफ्तार को धीमा तो नहीं कर देती। शायद यही वो संतुलन है जिसके साथ हमारा लोकतंत्र हमेशा से चलता आया है और आगे भी चलता रहे। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे देश में जो इतने सारे कानून हैं, उनका ये पूरा ताना बाना, इसे कौन संभालता है? और उससे भी बड़ा सवाल, इसकी रक्षा कौन करता है? आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के सबसे बड़े संरक्षक यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में। चलिए देखते हैं कि यह संस्था हमारे लोकतंत्र को आखिर चलाती कैसे है। तो चलिए इन दो सबसे बुनियादी सवालों से शुरू करते हैं। पहला, देश के लिए कानून बनाता कौन है? और दूसरा, कौन ये पक्का करता है कि उन कानूनों को सही से माना भी जाए? ये सवाल सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं, पर इनका जवाब हमारे लोकतंत्र की पूरी बनावट को समझाता है। और इस चर्चा के आखिर तक शक्तियों के इस खेल और संतुलन को हम सब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए, कानून बनाने की सबसे ज्यादा ताकत तो संसद के पास है, पर सोचिए क्या हो अगर कानून बनाने वाले ही नियमों को ताक पर रख दें? मजेदार सवाल है ना? खैर, हमारे संविधान को बनाने वालों ने इस बारे में भी सोचा था। मतलब देश की सबसे ताकतवर संस्था संसद भी कुछ नियमों से बंधी हुई है। तो संविधान यहां पर दो बहुत जरूरी नियम तय करता है। एक है आर्टिकल 118 जो संसद को अपने कामकाज के लिए खुद नियम बनाने की ताकत देता है, और दूसरा है आर्टिकल 122 जो कहता है कि संसद के अंदर क्या हो रहा है इसमें अदालतें दखल नहीं दे सकती। ये शक्तियों के बंटवारे का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब हर किसी की अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। तो अगर संसद अपनी नियम खुद बनाती है तो फिर ये कौन देखेगा कि वो नियम संविधान के दायरे में है भी या नहीं? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो यानी सुप्रीम कोर्ट की। आइए जरा समझते हैं कि ये जरूरी संस्था बनी कैसे है और इसका काम करने का तरीका क्या है। संविधान का आर्टिकल 124 बस एक लाइन में एक बहुत बड़ी बात कहता है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र की नींव का पत्थर है। यही आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है और ये भी तय करता है कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी ताकि न्यायपालिका हमेशा आजाद और निष्पक्ष रहे। देखिए, इंसाफ का पहिया कभी रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए संविधान में कुछ बैकअप प्लान भी हैं। जैसे अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है तो उनकी जगह एक एक्टिंग चीफ जस्टिस काम संभाल सकते हैं। अगर कोर्ट में जजों की कमी हो जाए तो कुछ समय के लिए एड हॉक जज नियुक्त किए जा सकते हैं। और तो और, जरूरत पड़ने पर अनुभवी रिटायर्ड जजों को भी खास मामलों के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ये सब इंतजाम इसलिए हैं ताकि न्याय मिलने में कभी कोई रुकावट ना आए। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पत्थर की लकीर हैं। उन्हें हमेशा के लिए एक आधिकारिक रिकॉर्ड की तरह सहेज कर रखा जाता है और देश की कोई भी निचली अदालत उन फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसी से ये तय होता है कि पूरे देश में कानून की समझ एक जैसी बनी रहे। तो सुप्रीम कोर्ट असल में करता क्या है? किस तरह के मामले उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं? इसका जवाब छिपा है उसके अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन में। मतलब वो कौन कौन से मामले हैं जिन्हें सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। चलिए एक नजर इस पर डालते हैं। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर 3 तरह का है। पहला है ओरिजिनल, मतलब कुछ खास मामले जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के झगड़े, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। दूसरा है अपीलेट, जहां हाई कोर्ट और दूसरी निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनी जाती है। और फिर आता है आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव। ये समझिए एक तरह का वाइल्ड कार्ड है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी कोर्ट के किसी भी फैसले को उठाकर सुन सकता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी ताकत है। अधिकार क्षेत्र तो ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट की जो असली ताकत है ना, वो उसके फैसलों में है। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो पूरा देश सुनता है। उसके फैसले आखिरी होते हैं और वो एक तरह से देश का कानून बन जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा क्या है जो उसे इतना मजबूत, इतना आखिरी बना देता है? ये शक्ति इसे मिलती कहां से है? जवाब खुद हमारे संविधान में ही छिपा है। ये रहा जवाब, आर्टिकल 141। सिर्फ एक लाइन, लेकिन कितनी शक्तिशाली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। बस इस एक लाइन से पूरे देश में कानूनी व्यवस्था बनी रहती है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अलग अलग राय नहीं, एक कानून जो सब पर लागू होता है।
और अगर आपको लगा कि आर्टिकल 141 कमाल का था, तो जरा आर्टिकल 142 को देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट को एक तरह की सुपर पावर देता है, और वो है पूर्ण न्याय करने की शक्ति। इसका मतलब ये है कि अगर किसी केस में कोई बना बनाया कानून इंसाफ के आड़े आ रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून से भी आगे बढ़कर ऐसा फैसला दे सकता है जिससे सच में न्याय हो सके। ये एक असाधारण शक्ति है, और ये दिखाती है कि हमारे संविधान बनाने वाले न्याय को कितना ऊपर रखते थे। तो इन सभी शक्तियों को देखकर ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं है, ये हमारे संविधान का प्रहरी है, हमारे लोकतंत्र का गार्डियन है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसकी कुछ और भी अहम शक्तियां हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट और भी बहुत कुछ कर सकता है। ये देश के राष्ट्रपति को कानूनी मामलों पर सलाह दे सकता है। ये अपने कामकाज के लिए अपने नियम खुद बना सकता है। इतना ही नहीं, ये अपने ही दिए हुए फैसलों को दोबारा जांच भी सकता है अगर उसे लगे कि कहीं कोई गलती हुई है। और हाँ, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये रिट नाम के खास आदेश भी जारी कर सकता है। सच में ये एक ऑलराउंडर संस्था है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। शक्तियों के इस जटिल खेल में, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट हर रोज इसी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि हमारे नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक राज्य की सरकार जो हम सब की जिंदगी पर इतना असर डालती है, वो आखिर चलती कैसे है? मतलब कौन नियम बनाता है, कौन उन्हें लागू करता है, और सबसे जरूरी, हमारे टैक्स के पैसों पर नजर कौन रखता है? इन सारे सवालों का जवाब ना एक मास्टर प्लान में छुपा है, और वो है हमारा संविधान। तो चलिए आज इसी सरकारी ब्लूप्रिंट को जरा खोल कर देखते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो हम मिलेंगे सरकार के फाइनेंशियल वॉचडॉग से, मतलब जो पैसों पर नजर रखता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि असल में सरकार चलाता कौन है। उसके बाद हम उस जगह चलेंगे जहां कानून बनते हैं और समझेंगे कि वहां काम कैसे होता है। और आखिर में एक आइडिया को कानून बनने तक का पूरा सफर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा, वित्तीय प्रहरी, यानी सरकारी खर्च में जवाबदेही। देखिए, इससे पहले कि हम ये जाने कि गाड़ी कौन चला रहा है, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि पेट्रोल का हिसाब कौन रख रहा है कि नहीं? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो है जवाबदेही। तो सवाल सीधा सा है, वो कौन है जो ये पक्का करता है कि सरकार का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए। आखिर यह हम सबका पैसा है ना? तो कौन है वो जो ये गारंटी लेता है कि सरकार हमारी मेहनत की कमाई को सही जगह लगा रही है? और इस सवाल का जवाब है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम सब शॉर्ट में CAG के नाम से जानते हैं। इन्हें आप सरकार का ऑडिटर या फिर एक वॉचडॉग, मतलब एक पहरेदार समझ सकते हैं। ये एक पूरी तरह से आजाद संस्था है जिसका एक ही काम है, सरकार के हर एक खर्चे पर पैनी नजर रखना और ये पक्का करना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो CAG असल में करता क्या है? बहुत सिंपल है। वो सरकार की पूरी अकाउंट बुक की जांच करता है, एक एक पैसे का हिसाब देखता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ। फिर वो एक रिपोर्ट कार्ड बनाता है और उसे सीधे गवर्नर को देता है, जो उसे विधानसभा के सामने रखवाते हैं। और इससे होता क्या है? हमारे चुने हुए नेता सरकार से कड़े सवाल पूछ सकते हैं। यही तो है लोकतंत्र की असली ताकत। चलिए, तो पैसों पर नजर रखने वाला तो मिल गया, लेकिन फैसले कौन लेता है? नीतियां कौन बनाता है? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे ब्लूप्रिंट के दूसरे अहम हिस्से की, कार्यपालिका, यानी वो लोग जो असल में राज्य की गाड़ी चलाते हैं। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, एक राज्य में ना पावर के दो सेंटर होते हैं। एक तरफ है राज्यपाल, ये राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मतलब औपचारिक प्रमुख हैं, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल। और दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री, जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, यानी जो असल में सरकार चलाते हैं, जैसे स्कूल के हेड टीचर। तो असली ताकत किसके पास हुई? मुख्यमंत्री और उनकी टीम के पास। और ये जो ड्यूल एग्जीक्यूटिव वाला सिस्टम है ना, ये अक्सर राजनीतिक बहस और कभी-कभी तनाव की वजह भी बनता है। तो सवाल उठता है कि ये सरकार बनती कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा है।
चुनाव होते हैं, जिस पार्टी या गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, राज्यपाल उसके नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं। बस फिर मुख्यमंत्री अपनी टीम चुनते हैं, जिन्हें हम मंत्री कहते हैं, और ये सब मिलकर सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सरकार है जो फैसले लेती है, लेकिन वो फैसले किस आधार पर लेगी? भाई नियमों और कानूनों के आधार पर ही लेगी, है ना? तो ये कानून बनते कहाँ हैं? बस यही है हमारे ब्लूप्रिंट का अगला पड़ाव, विधानमंडल। अब देखिए, कानून बनाने के लिए कुछ राज्यों में एक घर होता है तो कुछ में दो। पहला और सबसे जरूरी घर है विधानसभा। ये हर राज्य में होती है और यहाँ वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम सब सीधा वोट देकर चुनते हैं। लेकिन कुछ बड़े राज्यों में एक दूसरा घर भी होता है, जिसे कहते हैं विधान परिषद। इसे बड़ों का सदन भी कह सकते हैं, जहाँ थोड़े अनुभवी लोग होते हैं, और इसका काम होता है कानूनों पर एक बार और नजर डालना, उन पर दोबारा विचार करना। चलिए, सदन तो बन गया, लेकिन जरा सोचिए, जहां इतने सारे नेता एक साथ बहस कर रहे हो, वहां डिसिप्लिन कौन बनाए रखेगा? जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, ठीक वैसे ही सदन को चलाने के लिए भी कुछ अधिकारी होते हैं। तो हर सदन का एक रेफरी या अंपायर होता है। विधानसभा में इन्हें हम स्पीकर कहते हैं और विधान परिषद में सभापति। इनका काम क्या है? इनका काम है ये पक्का करना कि बहस नियमों के हिसाब से हो, हर किसी को बोलने का बराबर मौका मिले, और सबसे जरूरी, कोई ज्यादा हंगामा ना हो। और अब आते हैं विधानमंडल के सबसे जरूरी काम पर, एक आइडिया को कानून में बदलना। अब ये कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया आखिर है क्या। लेकिन प्रोसेस को समझने से पहले एक खास तरह के बिल को समझना बहुत जरूरी है, मनी बिल। अब नाम से ही साफ है, ये पैसे से जुड़ा बिल है, जैसे कोई नया टैक्स लगाना हो या सरकारी खजाने से पैसा निकालना हो। और क्योंकि ये सीधे सीधे जनता के पैसे से जुड़ा है, इसलिए इसे पास करने का तरीका भी खास होता है, और इसकी शुरुआत हमेशा विधानसभा से ही होती है। क्यों? क्योंकि वहीं पर जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। तो एक आम बिल का सफर कैसा होता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिल को किसी एक सदन में पेश किया जाता है। वहां उस पर खूब बहस होती है, उसमें बदलाव भी होते हैं, फिर होती है वोटिंग। अगर वो वहां से पास हो गया तो उसे भेजा जाता है दूसरे सदन में। अगर वहां भी पास हो गया तब वो जाता है राज्यपाल के पास फाइनल स्टैंप के लिए, और जैसे ही राज्यपाल के दस्तखत होते हैं, वो बिल एक कानून बन जाता है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का, इस पूरी व्यवस्था का निचोड़ क्या है? निचोड़ है चेक्स एंड बैलेंस का एक बेहतरीन सिस्टम। मतलब सरकार के पास काम करने की ताकत है, लेकिन विधानमंडल उस पर लगाम लगाता है, और इन दोनों पर पैसों के मामले में CAG नजर रखता है। मकसद ये है कि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा ताकतवर न हो पाए। तो आखिर में एक सवाल, ये जो पूरा खाका है, ये ब्लूप्रिंट, ये दशकों पहले तैयार किया गया था। सवाल ये उठता है कि आज के आधुनिक भारत में, इस तेज तरार दुनिया में, ये सिस्टम शक्ति को कितनी अच्छी तरह से संतुलित कर पाता है? क्या ये आज भी उतना ही कामयाब है? क्या कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल और विविध देश एक साथ कैसे चलता है? तो चलिए आज उसी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं, जो स्टेट असेंबली से लेकर हमारे आपके गांव की पंचायत तक हर चीज को पावर देता है। ये सिर्फ बड़े बड़े सवाल नहीं हैं, इनके जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तो चलिए संविधान के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। तो हम एक सफर पर निकलेंगे, स्टेट ट्रेजरी से शुरू करेंगे और सीधे हमारे मोहल्ले की पंचायत तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स फॉलो द मनी। समझते हैं कि कोई भी स्टेट अपने खजाने को, अपने पैसे को मैनेज कैसे करता है, क्योंकि देखिए यहीं से तो उसके सारे कामकाज तय होते हैं। इसे एक 4 स्टेप की रेसिपी की तरह समझिए। पहले एक ब्लूप्रिंट पेश किया जाता है, मतलब सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उस पर होती है खूब बहस, विधानमंडल में चर्चा और वोटिंग। इसके बाद खर्च को मंजूरी देने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, और आखिर में अगर जरूरत पड़े तो कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी अप्रूव किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यह है एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वैल्व। ये पक्का करता है कि जब तक बजट पर लंबी चौड़ी बहस चल रही हो, तब तक सरकार के जरूरी काम, जैसे कि मान लीजिए कर्मचारियों की सैलरी या कोई जरूरी योजना, वो पैसे की कमी से रुके नहीं। है ना कमाल का सिस्टम? तो पैसे की बात तो हो गई, अब आते हैं कानूनों पर, जो गवर्नेंस का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है।
चलिए अब ये देखते हैं कि स्टेट में कानून बनाने के नियम आखिर बनते कैसे हैं। इसे समझिए विधानसभा की अपनी रूल बुक। ये आर्टिकल्स तय करते हैं कि सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी, कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी और सबसे जरूरी बात कि जज के कंडक्ट पर कोई चर्चा नहीं होगी। और तो और कोर्ट भी सदन की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठा सकता। मतलब सदन अपने आप में सॉवरेन है। अब जरा इस स्पेशल पावर पर ध्यान दीजिए। जब विधानसभा सेशन में नहीं होती तब भी गवर्नर एक टेम्परेरी लॉ जारी कर सकते हैं। ये सरकार को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से तुरंत निपटने की ताकत देता है। तो ठीक है, हमारे पास कानून है और उन्हें लागू करने के लिए पैसा भी है, पर यह कौन देखेगा कि सब लोग इन नियमों का पालन कर भी रहे हैं या नहीं? यहीं पर आती है हमारी जुडिशियरी। चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, हाई कोर्ट सिर्फ एक और कोर्ट नहीं है, ये स्टेट का सबसे बड़ा कानूनी गार्डियन है। ये कानूनों को इंटरप्रेट कर सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स जारी कर सकता है और ये पक्का करता है कि इसके नीचे की सभी अदालतों में सब कुछ ठीक से चले। ये जो जुडिशियल हायरार्की है ये बहुत ही साफ सुथरी है। सबसे ऊपर है हाई कोर्ट और उसके नीचे काम करते हैं सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह। एकदम क्लियर और इफेक्टिव सिस्टम है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ स्टेट्स की नहीं है। हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और उनके लिए रूल्स थोड़े अलग हैं। चलिए वो भी समझते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? सिंपल भाषा में कहें तो स्टेट्स के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, उनकी अपनी चुनी हुई सरकार होती है। वहीं यूनियन टेरिटरीज पर सेंटर का मतलब प्रेसिडेंट का ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए। तो हमने स्टेट लेवल गवर्नेंस को तो देख लिया, लेकिन लोकतंत्र की असली जान तो ग्रासरूट्स लेवल पर बसती है ना? चलिए अब देखते हैं कि हमारा संविधान गांवों और शहरों को यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को कैसे पावर देता है। यहां देखिए, चाहे गांव की पंचायत हो या शहर की नगर पालिका, संविधान दोनों के लिए एक पैरेलल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देता है। संविधान का भाग 9 पंचायतों के लिए है और भाग IX-A नगर पालिकाओं के लिए। ये लोकल गवर्नेंस के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है। अब ये देखिए ये कितना पावरफुल है। संविधान ये गारंटी देता है कि SCs और STs को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व्ड हैं। मतलब लोकल डिसीजन मेकिंग में सबकी भागीदारी पक्की की गई है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इनके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लान बनाने की पावर है। ये टैक्स लगा सकते हैं, वसूल सकते हैं और उन्हें खर्च भी कर सकते हैं। इन्हें बाकायदा रेगुलर इलेक्शन और ऑडिट से भी गुजरना पड़ता है। तो स्टेट असेंबली में पास होने वाले बजट से लेकर हमारे गांव की पंचायत की मीटिंग तक ये सब कुछ एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट से जुड़ा हुआ है। ये गवर्नेंस का एक ऐसा सिस्टम है जो ऊपर से नीचे तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि शासन लोगों के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच सके। तो देखिए, संविधान हमें लोकल पावर के लिए सारे टूल्स तो देता है, लेकिन सवाल यह है कि इनका और ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो एक फ्रेमवर्क से ज्यादा हम सब की सक्रिय भागीदारी पर भारत मतलब एक ऐसा देश जहां हजारों संस्कृतियां एक साथ फलती फूलती हैं। पर कभी सोचा है कि इतनी विविधता वाले इस विशाल देश को आखिर एक साथ जोड़कर क्या रखता है? तो आज हम उसी संवैधानिक ब्लूप्रिंट में गोता लगाएंगे जो हमारे केंद्र और राज्यों के बीच पावर के इस बहुत ही नाजुक बैलेंस को मैनेज करता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। और देखिए, यही वो सबसे बड़ी पहेली थी जिसका सामना हमारे संविधान बनाने वालों ने किया था। सवाल ये था कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो देश को एक रखने के लिए दिल्ली में एक मजबूत सरकार तो दे, लेकिन साथ ही हर राज्य की जो अपनी अलग पहचान है, जो उसकी अपनी जरूरतें हैं, उनका भी पूरा सम्मान हो। सच कहूं तो ये बहुत ही मुश्किल काम था, एक जबरदस्त बैलेंस बनाने जैसा। तो इसका जवाब कहाँ मिलता है? जवाब छिपा है सीधे सीधे हमारे संविधान के पार्ट X और XI में। आप इन्हें एक तरह का आर्किटेक्ट का प्लान या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जिसे खास तौर पर इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। तो सवाल उठता है कि इस ब्लूप्रिंट का पहला पिलर यानी पहला स्तंभ क्या है? देखिए, ये सबसे पहले तो भारत की जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है उसे स्वीकार करने के बारे में है। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि एक ही लाठी से सबको हाँकने वाला फॉर्मूला यहाँ बिल्कुल काम नहीं करने वाला।
और इसी सोच का सबसे बड़ा सबूत है आर्टिकल्स 244 और 244A। ये आर्टिकल्स कुछ खास शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम करते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? ये असम जैसे राज्यों के अंदर एक राज्य के भीतर राज्य यानी एक ऑटोनोमस स्टेट बनाने तक की इजाजत देते हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल है। चलिए अब आते हैं इस फेडरल स्ट्रक्चर के बिल्कुल दिल पर, यानी डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है, कानून बनाने की असली पावर किसके हाथ में है, सेंटर के या फिर स्टेट्स के। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं, ये लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्ति आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी सरकार की वो अथॉरिटी है जिससे वो कानून बना सकती है, उनमें बदलाव कर सकती है या उन्हें खत्म भी कर सकती है। यही वो पावर है जिससे पूरा समाज चलता है। तो आर्टिकल 246 इसी पावर को बहुत ही सफाई से 3 लिस्ट में बांटता है। पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं, जैसे कि देश की रक्षा या फॉरेन अफेयर्स। फिर आती है स्टेट लिस्ट, इसमें रीजनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं, जैसे पुलिस या खेतीबाड़ी। और आखिर में है कॉन्करेंट लिस्ट यानी साझा लिस्ट, जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है? सोचिए, जब संविधान बना था तब साइबर लॉ, स्पेस एक्सप्लोरेशन या एआई जैसी चीजें तो थी नहीं। यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 248 की। ये रेसिड्यूरी पावर्स यानी बची खुची शक्तियां सीधे सेंट्रल पार्लियामेंट को दे देता है। मतलब कोई भी नया मुद्दा सामने आए तो उस पर कानून बनाने का आखिरी हक सेंटर का ही होगा। पर जैसा कि कहते हैं, हर नियम का एक अपवाद होता है। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं जहां सेंटर स्टेट्स के अधिकार क्षेत्र में भी कानून बना सकता है। जैसे आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्यसभा ये कह दे कि नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रहित में ऐसा करना जरूरी है, तो पार्लियामेंट कुछ समय के लिए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। और दूसरा, आर्टिकल 250 के तहत जब देश में इमरजेंसी लगी हो तब तो सारी हदें मिट जाती हैं और पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने की पूरी पावर मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सेंटर ही दखल देता है। कभी कभी स्टेट्स खुद सहयोग के लिए आगे आते हैं। आर्टिकल 252 एक बहुत ही अनोखा प्रोसेस बताता है। अगर 2 या उससे ज्यादा राज्य चाहें तो वो मिलकर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके लिए किसी स्टेट सब्जेक्ट पर एक कॉमन कानून बना दिया जाए। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, कानून तो बन गए, पर उन्हें जमीन पर लागू कौन करेगा? तो चलिए अब कानून बनाने से आगे बढ़कर उनके इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं। देखते हैं कि सेंटर और स्टेट्स के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव रिश्ते कैसे काम करते हैं। तो असल में ग्राउंड पर होता क्या है? यहाँ पर आपको कंट्रोल और कोऑपरेशन दोनों का एक मिला जुला रूप दिखेगा। एक तरफ आर्टिकल 256 और 257 है जो सेंटर को थोड़ा अपर हैंड देते हैं। मतलब स्टेट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट के बनाए कानूनों को लागू करें और सेंटर उन्हें इस बारे में निर्देश भी दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 258 और 258A हैं जो सहयोग का रास्ता खोलते हैं। इनके तहत सेंटर और स्टेट आपसी सहमति से एक दूसरे को अपने काम सौंप सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस की तरह है। अब देखें, इतने बड़े और विविधता से भरे देश में असहमति होना तो बहुत स्वाभाविक है। तो सवाल ये है कि जब सेंटर और स्टेट्स के बीच या फिर 2 स्टेट्स के बीच आपस में कोई विवाद हो जाए तब क्या होता है? अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान के ब्लूप्रिंट में इसके लिए भी मैकेनिज्म दिए गए हैं। पानी को लेके होने वाले विवाद भारत में कोई नई बात नहीं है। दशकों से ये राज्यों के बीच टेंशन की एक बड़ी वजह रहे हैं। इसी को समझते हुए आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नदियों के पानी से जुड़े ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए खास ट्रिब्यूनल बना सके। इसका मकसद ये है कि ये सेंसिटिव मुद्दे नॉर्मल कोर्ट्स के चक्कर से बाहर एक्सपर्ट्स के जरिए सुलझाए जाएं। लेकिन झगड़े सिर्फ पानी पर तो होते नहीं, और भी कई मुद्दे होते हैं। इसीलिए है आर्टिकल 263 जो एक इंटरस्टेट काउंसिल बनाने की बात करता है। इसको आप एक हाई लेवल मीटिंग टेबल की तरह समझ सकते हैं, जहां सेंटर और सारे स्टेट्स एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं, विवादों को सुलझा सकते हैं और कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दों पर एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं। मकसद है झगड़े से नहीं, बातचीत से हल निकालना। तो कुल मिलाकर जो कुछ हमने अभी देखा वो सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं है,
ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ ब्लूप्रिंट है जिसे भारत जैसे बेहद कॉम्प्लेक्स देश को चलाने के लिए बनाया गया है। और आखिर में ये सारी कहानी बैलेंस की है। हमारा संविधान एक मजबूत सेंटर और आज़ाद स्टेट्स के बीच एक बहुत ही नाजुक और लगातार चलने वाला संतुलन साधने का काम करता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक सिस्टम है जो कभी सहयोग से, कभी समन्वय से और कभी-कभी कंट्रोल से काम करता है। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी में बदलाव और बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो क्या हमारा ये संवैधानिक बैलेंस इन नए दबावों को झेल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज नहीं मिलेगा, और इसी का जवाब भारत के आने वाले कल। नमस्ते। देखिए, जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अधिकार, कानून, नियम, यही सब ना। पर एक बात सोचिए, क्या यही किताब हमारे देश की इतनी बड़ी खरबों की अर्थव्यवस्था का एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम संविधान के उन्हीं पन्नों को पलटकर देखेंगे जो देश के पूरे आर्थिक ढांचे की बुनियाद हैं। और असल में यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। सोचिए जरा, एक संविधान, खरबों डॉलर की इकोनॉमी और 1 अरब से भी ज्यादा लोग, आखिर ये सब मैनेज होता कैसे है? ये सिर्फ कानूनी धाराओं का खेल नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि आखिर कैसे एक दस्तावेज, एक किताब अरबों लोगों और खरबों रुपयों के लेन देन को कंट्रोल करती है, जिसका असर सीधे सीधे हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। तो इसे समझने के लिए हम 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। राष्ट्र का बटुआ, फिर देखेंगे कि राजस्व का बंटवारा कैसे होता है, सरकार की शक्तियां क्या हैं, व्यापार कैसे चलता है, और आखिर में सेवाओं की रीढ़ क्या है। ये आप कह सकते हैं इंडिया इंक को चलाने का एक तरह का खाका है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र के बटुए की, मतलब पैसा जाता कहाँ है। सबसे बेसिक सवाल है ना, देश का जो पैसा है वो आखिर मैनेज कैसे होता है, आता कहाँ से है, रखा कहाँ जाता है, और सबसे जरूरी, उसे खर्च करने का अधिकार आखिर है किसके पास। और यहीं पर आता है सार्वजनिक वित्त का सबसे सुनहरा नियम। आर्टिकल 265 कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स लगाया या वसूला नहीं जा सकता। सीधा सा मतलब है, सरकार अपनी मर्जी से हमारी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। अगर कोई भी टैक्स लगाना है तो पहले संसद में जाना होगा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से इजाजत लेनी होगी और बाकायदा एक कानून पास करवाना होगा। यही तो डेमोक्रेसी है। तो सरकार के पास टैक्स से, लोन से या किसी भी और तरीके से जो भी पैसा आता है, वो सब एक जगह जमा होता है। इसे कहते हैं भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप इसे देश का मेन बैंक अकाउंट समझ लीजिए। हर एक पैसा सीधे इसी खाते में जाता है। अच्छा, पैसा जमा तो हो गया, लेकिन अब खर्च कैसे होगा? यहां भी उतना ही कड़ा कंट्रोल है। पैसा उस सरकारी खजाने में तो है, पर उससे 1 रुपया भी, सुनिए, 1 रुपया भी तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि संसद यानी हम लोगों के प्रतिनिधि इसकी मंजूरी न दे दें। तो पैसा आने पर भी कंट्रोल और जाने पर भी कंट्रोल। ये पक्का करता है कि हर रुपए का हिसाब जनता के पास हो। लेकिन सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो, कोई बाढ़, कोई भूकंप, उसके लिए भी एक व्यवस्था है। इसे कहते हैं आकस्मिकता निधि या कंटिंजेंसी फंड। ये एक तरह से देश की इमरजेंसी कैश है। राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों के लिए इससे पैसा निकाल सकते हैं, पर हां, बाद में इसकी मंजूरी भी संसद से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया कि पैसा आता कहां है और रखा कहां जाता है। अब आता है अगला बड़ा सवाल, इस पैसे का बंटवारा कैसे होता है। भारत एक फेडरल देश है, मतलब यहां केंद्र भी है और राज्य भी हैं। तो इन दोनों के बीच राजस्व की हिस्सेदारी कैसे होती है? और ये बंटवारा, देखिए, कोई सीधा साधा हिसाब नहीं है। संविधान ने इसके लिए एक बहुत ही डिटेल्ड सिस्टम बनाया है। जैसे कुछ टैक्स ऐसे हैं जो लगाती तो केंद्र सरकार है, पर उसे वसूलते हैं राज्य। कुछ टैक्स ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार ही लगाती है और वसूलती भी है, पर सारा पैसा राज्यों को दे देती है। फिर एक सेंट्रल पूल भी है, जिसमें से केंद्र और राज्यों दोनों को हिस्सा मिलता है। ये पूरी जो जटिल व्यवस्था है, इसका मकसद बस एक है कि केंद्र और राज्य दोनों के पास अपना काम चलाने के लिए पैसा हो। अब सवाल उठता है कि इस कॉम्प्लिकेटेड बंटवारे में कोई झगड़ा ना हो, सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो, ये कौन देखेगा? तो इसके लिए एक अंपायर भी है, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन।
ये एक स्वतंत्र संस्था है जो ये सिफारिश करती है कि टैक्स के इस बड़े से केक का कितना हिस्सा केंद्र को मिलना चाहिए और कितना राज्यों को। सच पूछिए तो ये भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। अब देखते हैं कि सरकार एक बिजनेस एंटिटी के तौर पर, मतलब बाजार में एक आर्थिक खिलाड़ी के रूप में कैसे काम करती है। क्योंकि सरकार को भी तो पैसे उधार लेने पड़ते हैं, संपत्ति रखनी पड़ती है और कई बार व्यापार भी करना पड़ता है। अब जहां तक उधार लेने की बात है तो यहां केंद्र और राज्यों की शक्तियों में एक साफ फर्क है। देखिए, केंद्र सरकार भारत के अंदर से या भारत के बाहर, मतलब कहीं से भी उधार ले सकती है, लेकिन राज्य सरकारें सिर्फ देश के भीतर ही उधार ले सकती हैं। और तो और, अगर राज्य पर केंद्र का कोई पुराना लोन बाकी है तो नया लोन लेने से पहले उन्हें केंद्र की सहमति लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों? ताकि देश की जो ओवरऑल आर्थिक स्थिरता है वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहे। और फिर बात आती है संपत्ति की। आर्टिकल 300A कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट तो नहीं है, पर यह एक कानूनी अधिकार जरूर है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार किसी की संपत्ति ले तो सकती है, पर अपनी मनमर्जी से नहीं। उसे एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, और ऐसा सिर्फ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है, वो भी उचित मुआवजा देकर। और इतना ही नहीं, हमारा संविधान सरकार को व्यापार करने और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की भी शक्ति देता है। मतलब बिल्कुल एक आम कानूनी इकाई की तरह सरकार पर मुकदमा हो भी सकता है और सरकार किसी पर मुकदमा कर भी सकती है। संविधान उसे ये सारे अधिकार देता है। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर। भारत इतना बड़ा देश है, इसे आर्थिक तौर पर एक बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? यही कि सामान और सेवाएं बिना किसी रुकावट के एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से आ जा सकें, और संविधान इसका भी ख्याल रखता है। और ये बात आर्टिकल 301 में साफ साफ कही गई है कि पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल स्वतंत्र होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मकसद था पूरे भारत को एक सिंगल नेशनल मार्केट बनाना, जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर कोई रोक टोक ना हो, ताकि राज्यों के बीच कोई आर्थिक दीवारें न खड़ी हो और देश की अर्थव्यवस्था एक यूनिट की तरह मजबूत हो। लेकिन यहां एक लेकिन है। ये आजादी एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। संविधान यहां एक बहुत अच्छा संतुलन बनाता है। संसद जनहित में, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में, व्यापार की स्वतंत्रता पर कुछ वाजिब प्रतिबंध लगा सकती है। साथ ही राज्य दूसरे राज्यों से आने वाले माल पर टैक्स लगा सकते हैं, पर शर्त यह है कि वो भेदभाव भरा ना हो। मतलब लक्ष्य एक फ्री मार्केट और जनता के कल्याण के बीच बैलेंस बनाना है। और आखिर में चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरी बड़ी सी मशीन को असल में चलाते हैं, हमारे सिविल सेवक। ये एक तरह से हमारे देश का HR डिपार्टमेंट है। संविधान में इन सिविल सेवाओं, जिन्हें भारत का स्टील फ्रेम भी कहा जाता है, के लिए भी नियम हैं। भर्ती और सेवा शर्तों के नियम कानून से तय होते हैं। सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, लेकिन उन्हें मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने या पदावनति के खिलाफ सुरक्षा भी मिली हुई है। और तो और, संविधान ने अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज का भी प्रावधान किया है, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती हैं। ये पूरा सिस्टम एक बहुत जरूरी संतुलन बनाता है। उन्हें सुरक्षा देता है ताकि वो बिना डरे काम करें, और उन्हें जवाबदेह भी बनाता है ताकि वो जनता के लिए काम करें। तो ये है हमारे संविधान का आर्थिक खाका, नियमों और संतुलनों का एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम। लेकिन एक बात है, कागज पर बने ये शानदार नियम तभी कामयाब हैं जब ये असल में लागू हों, है ना? तो असली सवाल ये बचता है कि ये जो इतनी बड़ी और जटिल मशीन है, हम ये कैसे पक्का करें कि ये हमेशा उन लोगों के लिए ही काम करे जिनकी सेवा के लिए इसे। आज हम भारतीय संविधान की उस मशीनरी को समझने वाले हैं जो कह सकते हैं पर्दे के पीछे काम करती है। मतलब ये वो नियम हैं जिनके बारे में ज्यादातर बातें नहीं होती, पर सच तो ये है कि इन्हीं नियमों के दम पर भारत जैसा विशाल देश हर रोज चलता है। ये संविधान के कुछ आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी चैप्टर्स में से हैं। कभी सोचा है कि ये कैसे होता है? मतलब 140 करोड़ लोग, हजारों अलग अलग संस्कृतियां, अनगिनत सपने, और ये पूरा देश हर सुबह उठता है और एक साथ काम करने लगता है। आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इस इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को एक साथ जोड़े रखता है? तो जवाब छिपा है हमारे देश के
ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वो है भारत का संविधान। बिल्कुल, जैसे एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर को एक ओएस चलाता है ना, वैसे ही हमारा संविधान पूरे देश को चलाता है। तो चलिए आज इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सबसे ज़रूरी कोड को, यानी कि इसके आर्टिकल्स को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंजन रूम में और शुरुआत करते हैं उस कोर मशीनरी से जो सरकार की सारी नीतियों को असल में जमीन पर उतारती है, यानी कि शासन का इंजन। और ये इंजन है हमारा लोक सेवा आयोग, जिसे हम सब पब्लिक सर्विस कमीशन या PSCs के नाम से भी जानते हैं। संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इन्हीं के बारे में बात की गई है। जरा सोचिए, ये वो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो देश की नौकरशाही की रीढ़ की हड्डी, मतलब हमारे IAS, IPS जैसे अधिकारियों को चुनती हैं। और इनका स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर हो, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं। लेकिन इनका काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 320 इन्हें और भी कई सारी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां देता है, जैसे ये प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन, यहाँ तक कि पेंशन के मामलों पर भी सरकार को सलाह देते हैं। तो असल में देखा जाए तो ये ही वो बॉडी है जो ये पक्का करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी मशीनरी हमेशा फेयर और इफेक्टिव बनी रहे। तो ये तो हुई इंजन की बात। अब इंजन रूम से बाहर निकलकर उस हिस्से में चलते हैं जो इस पूरे सिस्टम को पावर देता है, यानी जनता की आवाज। कह सकते हैं कि यह हमारे ऑपरेशन सिस्टम का वो मॉड्यूल है जो पक्का करता है कि सरकार लोगों की मर्जी से ही चले। और इस प्रोसेस का सबसे पावरफुल कोड वो है आर्टिकल 324। ये आर्टिकल एक आजाद और मजबूत चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशंस की स्थापना करता है। सोचिए, एक ऐसी संस्था जो भारत के सबसे बड़े महापर्व यानी चुनावों को कंडक्ट करती है। यही आर्टिकल 324 फेयर इलेक्शंस की नींव है। और फिर आता है आर्टिकल 326। ये वो आर्टिकल है जो हर वयस्क भारतीय नागरिक को सबसे बड़ी ताकत देता है, वोट डालने का अधिकार। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का, न धर्म का, न लिंग का। एक व्यक्ति, एक वोट, बस। यही वो सिंपल सा सिद्धांत है जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है। तो एक सवाल मन में आता है कि चुनाव के नियम कानून बनाता कौन है? यहीं पर हमारा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है। आर्टिकल 327 कहता है कि पार्लियामेंट यानी संसद राष्ट्रीय स्तर पर नियम बना सकती है, लेकिन आर्टिकल 328 राज्यों को भी ये पावर देता है कि वो अपनी लोकल ज़रूरतों के हिसाब से कानून बना सकें। बस शर्त ये है कि वो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ ना हो। अब देखिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तभी कामयाब माना जाता है जब वो अपने हर यूजर के लिए काम करे, है ना? हमारा संविधान इस बात को बहुत गहराई से समझता है और इसीलिए इसमें कुछ खास प्रावधान किए गए हैं जो ये पक्का करते हैं कि कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए। जैसे आर्टिकल 330 और 332, ये लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST समुदायों के लिए सीटें रिजर्व करते हैं ताकि उनकी राजनीतिक आवाज सुनी जाए। वहीं आर्टिकल 338 और 340 इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए नेशनल कमीशन बनाने की बात करते हैं। तो ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक तरह के संवैधानिक सुरक्षा कवच है। और इतनी सारी भाषाएं, भारत की भाषाई विविधता का क्या? यहाँ भी हमारा संविधान एक बहुत ही समझदारी वाला रास्ता निकालता है। देखिए, आर्टिकल 343 कहता है कि केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन साथ ही आर्टिकल 345 हर राज्य को ये पूरी आज़ादी देता है कि वो अपनी भाषा चुन सकें। यही तो है अनेकता में एकता का सबसे खूबसूरत उदाहरण। अच्छा, हर अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फेल सेफ मैकेनिज्म होता है ना? एक ऐसा सुरक्षा तंत्र जो बहुत ही मुश्किल, असाधारण हालात में सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। हमारे संविधान में भी ये फेल सेफ है और इसे हम जानते हैं आपातकालीन प्रावधानों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के नाम से। संविधान में बेसिकली 3 तरह की इमरजेंसीज बताई गई हैं। पहली, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के तहत, जो युद्ध या बाहरी हमले जैसे हालात में लगाई जाती है। दूसरी, स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 के तहत। ये तब होता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती। और तीसरी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 के तहत, जब देश की वित्तीय स्थिरता को कोई खतरा हो। तो ये वो टूल्स हैं जो देश को बहुत बड़े संकट से निकालने के लिए बनाए गए हैं।
और यहीं पर एक बहुत ही गंभीर बात सामने आती है। इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंड किए जा सकते हैं, सिवाय जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। ये हमारे संविधान का सबसे कठोर, सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे विवादास्पद प्रावधान है। एक ऐसा कदम जिसे सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए एक्सट्रीम हालात में ही उठाया जाना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे संविधान के ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे यूनिक, सबसे पावरफुल फीचर पर। एक ऐसा कोड जो खुद को बदल सकता है, जो समय के साथ खुद को अपडेट कर सकता है। और ये जादुई कोड है आर्टिकल 368। इसे हमारे संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमारे संविधान को पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट बनाता है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो संविधान में बदलाव यानी अमेंडमेंट कर सके। सोचिए, हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि भविष्य की चुनौतियां अलग होंगी, जिनका अंदाजा आज लगाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने का तरीका भी इसी के कोड में लिख दिया, ताकि ये हमेशा भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बदल सके, इवॉल्व हो सके। तो हमने देखा कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये एक जिंदा, लचीला और लगातार इवॉल्व होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये कोड बदलने और विकसित होने के लिए ही बना है, तो फिर 21वीं सदी के भारत के लिए इसमें अगला बड़ा अपडेट क्या होना चाहिए? ये एक